plastids, these are the organelles, मतलब part of the cell that is present in the plants, not in the animals. Plants, algae, and few बैक्टीरिया. हर बैक्टीरिया में नहीं होते, कुछ ही बैक्टीरिया में होते हैं. We divided plastids into two categories. कुछ प्लास्टिड फूड को प्रिपेयर करते हैं और कुछ प्लास्टिड्स केवल फूड को स्टोर करते हैं. कुछ प्रिपेयर करते हैं और कुछ स्टोर करते हैं. जिनका कलर होगा उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, वो फूड को प्रिपेयर करेगा. और जिनमें कलर नहीं होगा वो स्टोर करेगा. We have two kind of plastids. Number one, colorless plastid, and number two, colored plastid. एक colored और एक कौन सा हो गया? कलरलेस. कलरलेस मतलब जिसका कलर नहीं है, मतलब उसमें क्लोरोफिल भी नहीं होगा. और जिसमें क्लोरोफिल नहीं है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा. ठीक है. जो प्लास्टिड कलर्ड होंगे उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा और वो क्या परफॉर्म कर पाएगा? फोटोसिंथेसिस. कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज तो हर एक को चाहिए, खाना तो हर एक को स्टोर करना है, रूट को भी स्टोर करना है, लीफ को भी स्टोर करना है और स्टेम को भी स्टोर करना है. तो ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड इन रूट्स, दे आर फाउंड इन स्टेम, they are found in leaf, they are found in flower, they are found in fruits, and they help in storage of starch and glucose. अब कलर्ड प्लास्टिड में कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जिनका कलर ग्रीन जैसे लीफ और यंग स्टेम. कुछ प्लास्टिड जो हर कलर के होते हैं पर कौन से कलर के नहीं होते? ग्रीन. येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, फ्लावर्स, फ्रूट्स हर कलर के मिलते हैं हमें. ये जितने भी डिफरेंट कलर के प्लांट होते हैं ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ग्रीन जो है वो भी कर सकते हैं. पर दोनों में सनलाइट को ट्रैप करने का एजेंट अलग है. सनलाइट किस लिए ट्रैप होती है? फूड बनाने के लिए. ठीक है. फूड बनाने के लिए सनलाइट ट्रैप करते हैं और ट्रैप करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट्स में मिलता है क्लोरोफिल. और भी कई चीजें होती हैं जो सनलाइट को ट्रैप करके और फूड को प्रिपेयर कर सकती हैं, लेकिन ना वो ग्रीन होती ना हम उनको क्लोरोफिल कहते हैं. दे आर कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स. ठीक है. नाउ कलर्ड प्लास्टिड्स हैव टू सब्सटेंसेस. Number one, green plastids. Number one, green plastid, and number two is the non-green plastid. एक तो green plastid है और एक कौन सा plastid है? Non-green plastid. जो green plastid है उसके अंदर गौरव फूड प्रिपेयर करने के लिए कौन सा केमिकल होगा? Chlorophyll to trap the sunlight for the process of photosynthesis. Green plastid contains chlorophyll pigment for the process of photosynthesis. This is found in young stem and green algae. ठीक है. मेन काम क्या है इसका? फूड प्रिपेयर करने का. तो इट हेल्प्स इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, दे कंटेन अदर पिगमेंट मतलब कलर चीज कुछ और है इसके अंदर. ठीक है. जिसको हम कहते हैं कैरोटीनॉइड्स. The non-green plastids have carotenoids. They have also ability to capture the sunlight and prepare the food.
लेकिन क्लोरोफिल से फूड प्रिपेयर करने की एबिलिटी इसकी कम होती है। ज्यादा किसकी होती है? इसकी कम होती है। ये कम सनलाइट को ट्रैप कर पाता है और क्लोरोफिल ज्यादा को ट्रैप कर पाएगा। स्टार लगा के अपने पास एक लाइन लिख लीजिए, कैरोटिनॉइड्स ट्रैप lesser quantity of sunlight. Carotenoids trap lesser quantity of sunlight. Now, carotenoids are variously colored and they are found in algae number 1, flowers number 2, fruits number 3. काम तीनों में अलग है इसका। मैम इसमें ग्रीन एल्गी और उसमें अदर कलर के एल्गी। हाँ, रेड ब्राउन। एल्गी में तो फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। फ्लावर्स में आपने पढ़ा है, फ्लावर्स में पॉलिनेशन होती है जब भी फ्रूट्स बनते हैं। यस मैम। पॉलिनेशन हनी बी या बटरफ्लाई करती है। यस। हनी बी और बटरफ्लाई ग्रीन कलर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, अट्रैक्ट किसकी तरफ होते हैं? फ्लावर्स के कलर की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली कैरोटिनॉइड फ्लावर में फ्लाइज को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन सो दैट दी फ्रूट्स कैन बी फॉर्म। बात समझ आ गई? फ्रूट किसी भी चीज का हो पहले हमेशा ग्रीन होते हैं। टमाटर भी पहले कैसे होते हैं? ग्रीन। बाद में कौन से कलर के? रेड। बनाना पहले कौन से कलर? ग्रीन। बाद में रेड। अच्छा, ऑरेंज भी पहले कौन सा कलर होता है? ग्रीन। फिर बाद में चेंज होता है। मैंगो ग्रीन, बाद में येलो, ठीक है। हाँ, ये भी पहले ग्रीन होता है। पॉमग्रेनेट भी पहले कौन सा कलर होता है? ग्रीन। बाद में कौन सा कलर होता है? येलो, सॉरी रेड। बेसिकली कलर में पहले ग्रीन ही क्यों होता है और फिर कलर में चेंजेस क्यों आते हैं? जब फ्रूट बनने लगता है तो अभी कच्चा फ्रूट है, अभी वो पका नहीं है। अभी अगर उसको कोई तोड़ लेगा, नींबू भी पहले कौन से कलर का होता है? ग्रीन। बाद में कौन से कलर का? येलो। तो अगर पहले ही कोई तोड़ लेगा तो सीड तो अभी बना नहीं उसका कोई फायदा ही नहीं है। और मेन काम क्या होता है? फ्रूट के अंदर होता है सीड। प्लांट चाहता है अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाए ताकि उसको पूरी स्पेस मिले, लाइट मिले, हर चीज की अवेलेबिलिटी हो। उसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल। पहले पढ़ा होगा आपने। सीड को कोई भी प्लांट अपने से दूर भेजता है। अपने से दूर क्यों भेजता है? क्योंकि जहां वो उग रहा है वहां उसने जमीन पूरी, रूट्स, पूरा ट्री बन चुका, वो नीचे जड़ें फैली हुई है, पूरी स्टेम, पूरा सॉइल उसने कैप्चर कर रखा है। ऊपर पूरी कैनोपी है लीफ की, सनलाइट पूरी ले रहा है, वो पानी पूरा खींच लेगा, सनलाइट पूरी खींच लेगा। तो जो नया छोटा सा प्लांट उगेगा उसके पास में, क्या उसको स्पेस मिलेगी सॉइल में? क्या उसको सनलाइट मिलेगी? नहीं। तो हर प्लांट की कोशिश होती है सीड उससे दूर चला जाए, क्योंकि वो उसने वहां सारी जगह ले रखी है और जगह मिलेगी तो उसको दूर मिलेगी। इसके लिए प्लांट नए नए पैटर्न अडॉप्ट करता है जिससे कि सीड को दूर भेजा जा सके, ठीक है। इसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल। इन प्लांट्स में छोटे से सीड, कॉटन सीड के ऊपर रुई या पंख बना रखे होते हैं ताकि जब वो बन जाता है तो फ्रूट खुल जाता है और ये उड़ जाते हैं। उड़ेंगे तो हवा के जरिए कहाँ जाएंगे? दूर। ये सीड डिस्पर्सल का तरीका होता है। सीड्स के आसपास विंग की फॉर्मेशन जब तुम्हें दिखती है तो वो नन्ही उड़ती हुई दिखती है ना। जहां बैठ जाएगी बीज है, उसको पानी मिल जाएगा और पानी मिलते ही वो क्या करना स्टार्ट कर देगा? दिस इज द मोड ऑफ सीड डिस्पर्सल। कॉटन प्लांट भी ऐसा ही होता है। सीड के ऊपर कॉटन के धागे उगे, वो फिर जब फ्रूट बनता है तो फ्रूट क्रैक करके ओपन कर जाता है। द सीड्स कम आउट एंड दे मे फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विंग्स। और जो विंग्स हैं वो हम निकाल के धागे बना लेते हैं जिससे हमारे क्लॉथ बनते हैं। और जो बाकी बच गए हैं ना उसके नीचे जो सीड एक्चुअल है, धागे तो किस लिए बने थे? उड़ के नहीं, कपड़े बनाने के लिए थोड़ी बनाए थे, प्लांट नहीं। प्लांट किस लिए बनाए? ताकि सीड उड़ के कहीं और चला जाए, अपने से दूर चला जाए। अब वो सीड जो बचा उससे आगे कॉटन का प्लांट भी उग सकता है, फिर हम क्यों नहीं उगाते? अब वो कॉटन से तो हमने क्या बना लिया? क्लॉथ। और सीड्स को हम यूज करते हैं काउ बफेलोज को धोने के लिए, क्योंकि सीड में ऑयल क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। काउ बफेलोज को, जो ये कॉटन सीड्स होते हैं जिनको हम हिंदी में बिनोले कहते हैं, दे प्रोवाइड लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड प्रोटीन्स।
घर जाके पूछना, पेरेंट्स को जरूर पता होगा कि काउ बफेलोज को फूड क्या दिया जाता है। मैम सुनो आगे। एल्गी में तो ये किसका काम करता है? फूड की प्रिपरेशन। एल्गी में किसका काम करता है? प्रिपरेशन ऑफ फूड। फ्लावर में अट्रैक्शन ऑफ बीज एंड इंसेक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन होगी, तभी फ्लावर किस में बदलेगा? फ्रूट्स में। फ्रूट पहले ग्रीन था ताकि पत्तियों में ढका रहे या पत्तियों में पता न चले फ्रूट का है। जब सीड बना ही नहीं तो उसको अभी डिस्पर्सल नहीं करना, बचा के रखना है, तो वो ग्रीन होता है ताकि उसको लीफ ढक के रखें, और वो अगर ना भी कवर्ड हो तो कोई उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ध्यान से देखोगे तो ही पता चलेगा कि हाँ उग रहे हैं। ठीक है, जब वो ब्राइटली कलर्ड हो जाता है, जब वो बन जाता है ना सीड, देन इट डेवलप्स कैरोटिनॉइड्स, और कैरोटिनॉइड से उसकी कलर बदल जाती है। कलर की बदलने से क्या होगा कि वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है। आम खाते हैं, बनाना खाते हैं, खा के जो सीड्स और बाकी बची चीजें हैं, जामुन वगैरह की, सब इधर उधर फेंक देते हैं, वहां पे नया प्लांट उगना शुरू हो जाता है। एनिमल इस तरह से डिस्पर्स करते हैं, अट्रैक्ट होंगे तभी खाएंगे उसको, और खाएंगे तभी उसकी सीड डिस्पर्स होगी। किसी किसी में विंग्स होती है। नारियल का सीड, नारियल का फ्रूट जो हम कच्चा नारियल खाते हैं, या जो अब आजकल जो नवरात्रों में नारियल हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर एक बीज होता है, एक सीड होता है, ये फ्रूट होता है पूरा। ठीक है, फ्रूट में वो व्हाइट लेयर जो हम खाते हैं उसके अंदर पानी, और उसके ऊपर घास फूस की ग्रीन लेयर होती है या ब्राउन होती है। ठीक है, ब्राउन हो जाती है टाइम के साथ, पहले ग्रीन होती है, ये भी पहले ग्रीन थी, फिर कौन सी कलर की हो गई? ब्राउन। आप जब भी कभी सीनिक ब्यूटी बनाते हो तो उसमें समुद्र के आसपास हमेशा कौन सा प्लांट ड्रॉ करते हो? कोकोनट प्लांट। कोकोनट प्लांट समुद्र के या नदी के आसपास होता है जनरली। तो वो जब वो कोकोनट का प्लांट या कोकोनट का फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो वो वहां से गिरता है। ये सीड इस तरह से डिजाइंड है जैसे एक शिप होती है ना, भारी तो है पर अरेंज ऐसे है कि तैर जाएगी। इसके बीच में पानी भरा है और साइडों में वजन है। अगर ये पानी में गिरे तो तैरता रहता है, ये कभी डूबता नहीं है। तो ये पानी में डूबते डूबते दूसरी जगह पहुंच जाएगा, और फिर वहां पे भी क्या उग जाएगा? कोकोनट ट्री। समझ आ गए? तो कैरोटिनॉइड एल्गी में क्या हेल्प करेंगे? इन दी प्रिपरेशन ऑफ फूड। अच्छा, और फ्लावर में क्या हेल्प करेंगे? अट्रैक्शन ऑफ बीज एंड इंसेक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। फ्रूट्स में क्या हेल्प करेंगे? ब्राइट कलर अट्रैक्ट्स द एनिमल्स, दे ईट द फ्रूट एंड स्कैटर द सीड। मैं फ्लावर्स में वापस बताना। फ्लावर्स में ब्राइट कलर होता है ताकि ये किसको अट्रैक्ट कर सके? बीज को, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो पॉलिनेशन होगी तो फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया सारा। अब मैं आपको कहूं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लास्टिड, तो आप कहोगे द कलरलेस प्लास्टिड हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। ग्रीन प्लास्टिड help in preparation of food by the process of photosynthesis. Non-green plastids, they help in food preparation, seed dispersal, pollination. Clear हो गया? ठीक है. The green plastids are given another name and is called chloroplast. Green plastid is given another name called chloroplast, and non-green plastid is given another name called chromoplast. ग्रीन प्लास्टिड को क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स को क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट। This organelle occurs in, this organelle is found in green plants. This is green plastid. Again, this is a double membrane bound structure. मतलब इस स्ट्रक्चर के आसपास कितनी मेम्ब्रेन होंगी? दो। एक तो प्रोटेक्ट कर रही है, परमेबल है। परमेबल मतलब कुछ भी आ सकता है और कुछ भी जा सकता है। अंदर वाली सेल लेयर, अंदर वाली क्रोमोप्लास्ट लेयर परमेबल नहीं होती, अंदर वाली इम्परमेबल होती है। अंदर वाली लेयर सेलेक्टिवली परमेबल है, मींस
अंदर वाली लेयर अगेन बिगर होती है आउटर से। ये हमने किस में देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया। उसकी वजह से अंदर वाली लेयर में फोल्ड्स बन गए थे। उन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल। यहां पर भी अंदर वाली लेयर में फोल्ड आते हैं एंड इट अज्यूम्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन लॉन्गर होती है तो ये फोल्ड हो जाते हैं। जब ये फोल्ड होती है तो इसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। फिर ये धीरे धीरे इसके अंदर क्लोरोफिल भरता है। क्लोरोप्लास्ट की क्या स्पेशलिटी? इसके अंदर क्या था? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल। नाउ दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर हैज लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल फिल्ड इनसाइड इट। फिर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर क्लोज हो जाता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर क्लोज होने के बाद मेम्ब्रेन तो अभी भी बन रही है। ठीक है। मेम्ब्रेन फिर मुड़ेगी, फिर मुड़ के ऐसा ही एक फोल्ड बनेगा, उसमें क्लोरोफिल भरने लगेगा और फिर ये बंद होके फिर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे एक गेहूं की स्टोरेज में गेहूं की बोरियां एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं, ऐसे ही इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या भर जाता है? क्लोरोफिल। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक बनते चले जाते हैं। पुराने ऊपर घिसकते हैं, नीचे नए फिर बनते चले जाते हैं और ऐसे कई सारी बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिनको हम क्या कह देते हैं? थाइलाकोइड। दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। परमिएबल है ये स्वच्छ या इनपरमिएबल? We use 4 words for permeability. Permeable, semi-permeable, selectively permeable, and impermeable. Permeable means कुछ भी चीज आ भी सकती है और जा भी सकती है। सेमी परमिएबल मीन्स एक कोई भी चीज हाफ, मतलब ये डिसाइड नहीं करेगा, सेलेक्ट कुछ भी नहीं करेगा। या तो लिक्विड ही जा सकता है, कुछ भी लिक्विड हो, फिर जरूरत है चाहिए नहीं है, या सॉलिड ही जा सकता है, या फिर गैसेज भी जा सकते हैं। एक कोई भी फेज को मूव करने देगा, सेलेक्ट नहीं करेगा। सेलेक्टिवली परमिएबल, ये लिविंग की पहचान होती है, लिविंग चीज की जरूरत के हिसाब से उसको मूव करने देगी। और इम्परमिएबल, नथिंग कैन बी मूव्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है? आउटर मेम्ब्रेन is permeable to everything. Each and every substance can cross through this membrane. Is inner membrane. The space between inner and outer membrane is called intermembranal space. Inter word का मतलब होता है दो चीजों के बीच में। आप एक लिखते हो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन और एक इंटर हाउस कंपटीशन, दोनों में फर्क समझते हो? इंटर स्कूल एंड इंटर स्कूल फर्क क्या है? इंटर स्कूल तो कभी बार सुना होगा आपने, जब स्कूल के अंदर अंदर कंपटीशन है, दूसरा स्कूल इन्वॉल्व नहीं है, आपके ही स्कूल में कंपटीशन है, जैसे स्पोर्ट्स है, उसके लिए वर्ड लगता है इंटर हाउस। कई स्कूल के बीच में कंपटीशन है, डिफरेंट स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब वर्ड क्या लगता है? क्लियर है? ये दो अलग मेम्ब्रेन है ना, इनके बीच में गैप है, तो वर्ड क्या लगा? इंटर। दो मेम्ब्रेन, दो अलग मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस को हम क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में कॉम्पिटिशन एंड मेनी कॉम्पिटिशन। क्लियर? दिस इज थाइलाकोइड।
बैग लाइक स्ट्रक्चर को, बोरी को क्या कह रहे हैं? थाइरोइड। ठीक है, पूरे स्टैक को कहते हैं ग्रेना। और ये जो दो ग्रेना को कनेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरकनेक्टिंग थाइलाकॉइड्स। दे आर इंटरकनेक्टिंग थाइलाकॉइड्स। इसमें भी इसका काम भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स में दोपहर के काम पे जल्दी जल्दी खाना बनता है दोपहर के टाइम पर। अब अगर ये न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट हो गया तो इसका स्पीड कैसी हो जाएगी? स्पीड जिसको फास्ट रखनी है, जिसका काम बहुत जरूरी है, वाइटल है बॉडी के लिए, उसके सारे फंक्शंस न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं रखे जाते। ऐसा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। उसके लिए कुछ डीएनए वैसे कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस। इसके लिए कुछ डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अ स्मॉल डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। दिस स्मॉल डीएनए हेल्प्स इन This small DNA helps to control few activities of chloroplast by itself, and few other activities of chloroplast are controlled by nucleus. आधा काम खुद के कंट्रोल में है, आधा किसी और के कंट्रोल में है। तो ऐसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे? Semi-automatic. Chloroplast is also termed as a semi-autonomous organ because few of its functions are controlled by itself and few of its functions are controlled by the nucleus. ठीक है, समझ आ गया? इसके बाद बाकी आसपास सब क्या होगा? Fluid. This fluid, semi-fluid, is called chloroplast. The fluid around the thylakoid is called stroma. This part of chloroplast is called stroma. और जिसमें डीएनए है, मतलब बॉडी के कोई फंक्शन को कंट्रोल करने का कोई स्ट्रक्चर है, तो वर्किंग भी होगा। वर्क कौन करता है? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स को बनाता कौन है? राइबोसोम। जिसमें भी डीएनए होगा उसमें कुछ प्रोटीन भी मिलेंगे। डीएनए ये बताएगा काम क्या करना है, पर काम करेगा कौन? प्रोटीन्स विल बी मेड बाय राइबोसोम। तो जहां भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बना रहे हो वहां पर आपको दो चीजें बनानी जरूरी है, एक डीएनए और दूसरा राइबोसोम। ठीक है, समझ गए?